संरचना देख ली थी, भाग देख लिए थे, और हमने पुंकेसर की संरचना देखी थी जिसमें हमने लघु बीजाणुधानी देखी थी। फिर हमने इस लघु बीजाणुधानी में 4 स्तरें देखी थी जिसमें हमने अंदर इन 4 स्तरों के अंदर बीच में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या करा दिया था हमने, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बेटा जी हमने करा दिया था लघु बीजाणु जनन, जिससे हमने 4 क्या बना दिए थे, लघु बीजाणु। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी। फिर इन 4 लघु बीजाणु जो थे वो चतुष्क रूप में थे, क्योंकि बाहर क्या मिल रही थी, कल पढ़ा था ना, बाहर क्या मिल रही थी, कैलोज स्तर। यहां तक हमने बात कर ली थी। फिर और भी चीज बताई थी कल मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो लघु बीजाणु थे इनमें परिपक्वन होता है जब इनके ऊपर से कैलोज स्तर हट जाती है। अब जरा सोचिए, जो बालक ध्यान से सुन रहे हैं सोचिए, कैलोज स्तर हटाने के लिए कौन जिम्मेदार था, कल बताया था आपको, कौन था, टैपिटम से निकला हुआ एंजाइम कौन सा, कैलेज। याद आ रहा है ना बच्चों, तो याद करिए जरा जल्दी से, टैपिटम के कार्य क्या क्या बता दिए थे मैंने आपको, क्या क्या, पहला पोषण देती है, याद आ रहा है, दूसरा एंजाइम उत्पन्न किया कौन सा, कैलेज, जिसने कैलोज को हटा दिया जिससे लघु बीजाणु अलग अलग हो गए थे। फिर इन लघु बीजाणुओं के अंदर क्या हुआ था भैया, विभाजन हुआ जिससे 2 केंद्रक बने, एक छोटा एक बड़ा। बड़े को क्या बोला था, कायिक केंद्रक, छोटे को क्या बोला था, जनन केंद्रक, ये भी कल बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो जनन केंद्रक है इसमें वापस से विभाजन होएगा, कुछ इस तरीके से बताया था बच्चों, क्या होएगा बेटा जी, कुछ इस तरीके से विभाजन होएगा, किसमें, हमारे जनन केंद्रक में। ये देखिए ये संरचना थी बच्चा, इस संरचना के अंदर बड़ा जो केंद्रक था वो कौन था, आपका कायिक केंद्रक, और छोटा कौन था, जनन केंद्रक, जो वापस से 2 केंद्रक या 2 कोशिकाएं बना देता है, 2 जनन कोशिका, 1 कायिक कोशिका। ये संरचना मैंने आपको कल जो क्लास हुई थी वहां तक बताई थी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ये संरचना जो है इसको हम बोल रहे हैं पराग कण। ठीक है, क्या नाम दिया है, पराग कण नाम दिया, परिपक्व पराग कण नहीं बोला अभी, क्या वर्ड बोला, देखिए ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, इसको पराग कण बोला है, परिपक्व पराग कण नहीं बोला, यानी अभी पूरी तरीके से परिपक्वन नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा चीज रह गई है। और क्या रह गई है, ध्यान से देखिएगा, क्या रह गया है, जरा ध्यान से सुनिए, क्या, ये भैया लघु बीजाणुधानी जिसकी 4 स्तर आपको दिख रही है, जिसमें अंदर वाली कौन थी, टैपिटम थी ना बेटा जी। ठीक है, अब इसके अंदर जरा सोचिए, क्या थे वो, चतुष्क था ना, चतुष्कीय संरचना जिसके अंदर 4 लघु बीजाणु थे, चतुष्क की कैलोज स्तर हट गई है, खुल गए हैं, फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, कौन, लघु बीजाणु, जिनके अंदर केंद्रक का विभाजन हुआ, पहले एक बड़ा एक छोटा, फिर जो छोटा वाला जनन था उसने 2 कोशिकाएं भी बना दी, यानी अब अंदर मिल रहे हैं परागकण। ध्यान से देखना, अंदर क्या मिल रहे हैं बच्चों, परागकण मिल रहे हैं। ठीक है बेटा जी, इन परागकणों में एक बड़ी कोशिका है और 2 छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई बेटा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर ये जो हमारे परागकण हैं, क्या ये पादप कोशिका है या जंतु कोशिका। आप बोलेंगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ क्या रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी पादपों की बात कर रहे हो। जरा सोचिए, पादप की अगर बात कर रहे हो तो पादपों में कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती है, कि जंतुओं में होती है, किसमें होती है, पादपों में होती है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया कोशिका भित्ति किसमें होती है, पादप में। अब जरा सोचिए, ये कोशिकाएं है ना, यानी इनकी भित्ति होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। चलिए ये जो है ये मान लेते हैं इनकी कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब आप में से किस किस को पता है कि भैया कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो याद रखना, पादप यानी पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है भैया, याद रखना, किससे, सेल्यूलोज से। ठीक है, और भी कई सारे पदार्थ होते हैं लेकिन मुख्य पदार्थ कोशिका भित्ति में कौन होता है बेटा जी, सेल्यूलोज। और कौन होता है, याद रखना, पैक्टिन। ठीक है,
अब आप बोलेंगे सर पेक्टिन क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, तो याद रखना ये दोनों जो हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ये मत पूछना भैया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्योंकि ये 11th क्लास में आया था आपके, और जिनको अब बेबी नहीं पता है कार्बोहाइड्रेट, तो सीधा सीधा याद रखना कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी हुई क्या होती हैं, रसायन होते हैं, अणु होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज, ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज। ठीक है, कई सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहे हैं, पेक्टिन भी बना रहे हैं। तो आपने सीधा सीधा याद रखना है भैया, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, जो किसमें मिल रहे थे, कोशिका भित्ति में पाए जा रहे थे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब आप बोलेंगे क्यों बता रहे, रीजन क्या है बताने का, क्या ये परागकण परिपक्व हो गए हैं क्या बालक? नहीं, ये परागकण अभी परिपक्व नहीं हुए, अब करे जाएंगे। क्या करे जाएंगे, परिपक्व करे जाएंगे। कैसे परिपक्व करेंगे दिखेगा। बेटा जी ये कौन सी थी कोशिका, जरा जल्दी से मुझे बताएं। ये बहुकेंद्रकीय कोशिका थी जिसका नाम क्या था बालक, टैपिटम। क्या बोला था बेटा जी हमने इसको, टैपिटम। ठीक है, टैपिटम के दो कार्य तो आपको समझ में आ गए, पोषण देती थी, कैलेज एंजाइम स्रावित किया था। अब तीसरा, ध्यान से सुनने, तीसरा कार्य किसका, टैपिटम का। ये टैपिटम कुछ रसायन निकाल रही है। क्या बोला मैंने, ये टैपिटम कुछ रसायन स्रावित कर रही है इन परागकणों के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वो रसायन जो टैपिटम ने इसके ऊपर निकाले हैं, देखिएगा उसकी एक स्तर बन रही है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, टैपिटम ने कुछ रसायन निकाला और उस रसायन ने इस परागकण को जाकर घेर लिया। ठीक है, अब ये जो रसायन यहां पर मिल रहा है वो है कौन, वसा, यानी फैट। ठीक है, कौन है भैया, वो वसा है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज। तो ये जो वसा के कण, ध्यान से सुनना, ये जो वसा के कण जो हैं, जो इसके ऊपर आकर इकट्ठे हो रहे हैं, इनको बोला जाता है यूबिस कण। तो सिंपल भाषा में बोलूं बेटा, सीधा सीधा बोलूं कि भैया ये परागकण, इस परागकण के बाहर कुछ और कण स्त्रावित कर रही है। कौन, टैपिटम। ये कण जो हैं ये किसके हैं, वसा के हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया है, यूबिस कण नाम दिया है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे सुने, आगे क्या है। टैपिटम ने एक तो यूबिस कण निकाल दिए, और क्या काम कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करने वाली है। कौन, टैपिटम एक और पदार्थ स्त्रावित करेगी, एक और पदार्थ स्त्रावित कर रही है। और वो पदार्थ देखिए, वो पदार्थ जो है, क्या वो इस स्तर में दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से गोल गोल में दिखा रहा हूं। वो पदार्थ जो ये बाहर वाली स्तर के अंदर स्त्रावित किया गया है, उस पदार्थ को बोला गया है क्या, स्पोरोपोलेनिन। याद रखना बेटा जी, क्या नाम दिया हमने, स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन और यूबिस कण, ये दोनों किसने स्त्रावित किए, टैपिटम ने। किसके ऊपर, परागकण के ऊपर। जैसे ही परागकण के ऊपर ये दोनों आकर एक स्तर बना देंगे, तब मैं बोलूंगा कि भैया ये परागकण क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है। ठीक है, तो परिपक्व परागकण का मतलब क्या हुआ, जरा दिमाग लगाएं। परिपक्व परागकण का मतलब क्या हुआ, क्या मैं यहां पर आगे आपको दिखाता हूं, रुकिए। परिपक्व परागकण का मतलब क्या, देखिएगा बेटा जी, परिपक्व परागकण का मतलब है ये संरचना आपको दिख रही है ना, ये है परिपक्व परागकण। ठीक है, जबकि ये जो संरचना थी ये अपरिपक्व परागकण था। अब दोनों में फर्क क्या दिख रहा है आपको, यहां से यहां सिर्फ एक स्तर बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए सबसे बाहर वाली स्तर बन रही है या नहीं बन रही है, बस इतना सा ही तो फर्क आया है। ठीक है, और ये जो सबसे बाहर वाली स्तर है, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा जी, ये जो सबसे बाहर वाली स्तर जो है, इसको देखिएगा क्या बोला जाएगा,
ये जो सबसे बाहर वाली स्तर है बच्चों, दिख रही है ना बच्चों, ये जो सबसे बाहर वाली स्तर जो यहां पर मिल रही है, यहां पर नहीं मिल रही है, इस सबसे बाहर वाली स्तर को बोला जाएगा क्या? बाह्य चोल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, जबकि अंदर वाली जो स्तर थी, अंदर वाली स्तर का मतलब जो कोशिका भित्ति है, उसको हम बोलेंगे क्या? अंतःचोल, यानी इंटाइन। ठीक है, एक बार वापस से बताऊं, फिर से सुनना चाहेंगे? जरा जल्दी से देखिए। यहां तक तो कल हमने देख लिया था, ये संरचना हमने कल बना दी थी, जिसमें एक बड़ी कोशिका थी, कौन? कायिक कोशिका, दो छोटी कोशिका थी, कौन? जनन कोशिका। ठीक है, हमने आज अभी अभी थोड़ी देर में बस इतनी सी बात करी कि भैया यहां से यहां एक परिवर्तन हुआ क्या? इसके बाहर, इस संरचना के बाहर, ये जो परागकण था, इसके बाहर एक स्तर बन रही है जिसका नाम है बाह्य चोल। और इस बाह्य चोल में क्या मिल रहा है बेटा जी? दो चीजें मिल रही हैं। एक तो कौन मिल रहा है? यूबिस कण मिल रहे हैं, और ये यूबिस कण जो है ये किसके बने हुए हैं? वसा के। ठीक है, और क्या मिल रहा था भैया? यहां पर क्या मिल रहा है? स्पोरोपोलेनिन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन मिल रहा है। ये जो गोल गोल मैंने बनाया इस तरीके से, कौन है ये? स्पोरोपोलेनिन मिल रहा है। लेकिन जरा देखिए, एक जगह ऐसी दिख रही है आपको जहां पर ये बाह्य चोल पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, यानी पूरी तरीके से घेर नहीं रखा। कोई जगह दिख रही है? ये वाली जगह दिख रही है? इस जगह को बोला जाता है जनन छिद्र। क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, क्या नाम देते हैं? जनन छिद्र। तो जनन छिद्र वो जगह है जहां पर बाह्य चोल जो था, यानी एक्साइन जो था, वो पूर्ण रूप से घेरे हुए नहीं था। किसको? अंतःचोल को, यानी इंटाइन को। तो अब बालक जरा सोचिए, जो ध्यान से सुन रहे हैं, एक्साइन तो समझ में आ गया, किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन और यूबिस कण। ये दोनों एक्साइन, यानी ये दोनों चीजें जो हैं, ये किसने स्त्रावित करी हैं? भैया ये दोनों चीजें स्त्रावित करी हैं किसने? याद रखना, किसने? टैपिटम ने। किसने स्त्रावित करी है? टैपिटम ने। क्या मैं ये बोल सकता हूं टैपिटम ने ही क्या बनाई है? टैपिटम ने ही क्या बनाया है? बाह्य चोल बनाया, सीधे सीधे शब्दों में। ठीक है, और इस टैपिटम से बनाए गए बाह्य चोल के नीचे कौन मिल रहा है? अंतःचोल, यानी इंटाइन, जो बेटा जी बना हुआ है, जो अभी अभी मैंने बताया था, ये एक कोशिका भित्ति है इसकी। ये वाली कोशिका भित्ति थी, बताई थी ना? ये कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? ये बनी हुई थी किससे? सेलुलोज से और पैक्टिन से। बताया था ना अभी अभी। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखना, भूलना मत। आप बोर्ड की तैयारी तो कर ही रहे हैं, थोड़ी थोड़ी याद रखना, साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करते जाइएगा, बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो भैया ये परिपक्व परागकण के अंदर अंतःचोल मिल रहा है, बाह्य चोल मिल रहा है। अंतःचोल किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। जबकि बाह्य चोल जो है, जिसको हमने एक्साइन बोला है, वो बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन और यूबिस कण। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि यूबिस कण जो है वो किसके बने हुए हैं? वसा के। ये स्पोरोपोलेनिन क्या है? ध्यान से सुनना बेटा जी। आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु मिल रहे हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु मिल रहे हैं, याद रखना, इन सभी जंतुओं के अंदर सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन मिलता है? बताएं, सोचिए। सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु, पादप की बात नहीं कर रहा, जंतुओं की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ इस पृथ्वी पर जंतुओं में क्या मिल रहा है? तो याद रखना, हमारे दांतों में मिलने वाला कौन? इनेमल। भूलना मत, क्या सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो होता है इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ इस पृथ्वी पर जो जंतुओं में मिल रहा है, उसका नाम क्या है? इनेमल है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा पलटा मैंने। क्या बोला? इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ पादपों में जो मिल रहा है वो क्या है? तो याद रखना, आंसर क्या भैया? स्पोरोपोलेनिन।
ठीक है। साथ साथ कॉपी और पेन लिखाओ, है ना आपके पास? कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। जब मेरी क्लास में आओ तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करो भैया, सुना भी करो और कॉपी पेन से लिखा भी करो, जरूरी है, प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है, लिखने की। तो याद रखना, स्टार बनाकर लिखिएगा, क्या सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ पादप जगत में, यानी पादप जितने भी मिल रहे हैं उन सब में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन होता है? स्पोरोपोलिन, जो किसी भी एंजाइम से विघटित नहीं होता, किसी भी अम्ल से विघटित नहीं होता, कोई कितना भी तापमान दे दो तब भी वो खत्म नहीं हो रहा है, यानी इन चीजों का असर नहीं पड़ रहा है किस पे? स्पोरोपोलिन। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है? कठोर पदार्थ है। किसका? पूरे पादप जगत का। उसी तरीके से पूरे जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इनेमल है। अब आप मुझे बताएं, ध्यान से सुनना, आप मुझे बताएंगे, क्या वर्ड आपने सुना है अपघटन? सुना है कभी? सोचिए, मान लेते हैं ये एक जंतु है, मान लेते हैं, समझना, ये एक जंतु है, ठीक है, ये मर गया, ये जंतु जो है ये मर गया और ये जमीन में है। अब आप मुझे बताएं, जमीन में कहीं ना कहीं मृदा में अपघटक हैं या नहीं है? नाम सुना है ना अपघटक, जैसे जीवाणु हैं, कवक हैं, ये क्या कहलाते हैं? अपघटक, जो अपघटन कर देते हैं। जो भी इस मृत शरीर के अंदर भाग होंगे उन सभी का अपघटन कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन जरा सोचिए, जो इसके अंदर सबसे कठोर पदार्थ होएगा, क्या उसका अपघटन बहुत जल्दी होएगा कि बहुत देर बाद होएगा? बहुत लंबा टाइम लग जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ इसके अंदर क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। समझ में आ गया? इसको यूं भी समझिए कि भैया ये रूम के अंदर मान लेते हैं कोई टेबल रखी है, ठीक है, दो टेबल रखी हैं, एक बड़ी सॉफ्ट है, कोमल है, और एक बड़ी हार्ड है। मुझे किसको जल्दी तोड़ने में टाइम लगेगा? किसको जल्दी से मैं तोड़ दूंगा? जो हार्ड होएगी, जो कठोर होएगी, कि जो कोमल होगी? कोमल होएगी ना। जो हार्ड होएगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अब जरा सोचिए, हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन है? इनेमल है। जब जंतु मर जाएंगे, जमीन में आ जाएंगे, जब उनका अपघटन किया जाएगा तो सबसे कठोर पदार्थ जो होएगा वो इतनी जल्दी अपघटित नहीं होएगा। तो आज की डेट में, ध्यान से सुनना, आज की डेट में जो जीवाश्म मिलते हैं, क्या ये वर्ड सुना है बच्चों? जीवाश्म। क्या? जो पहले जो जीव मर गए थे उनके मृत भाग अगर हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। जैसे हमने बोला ना, इतने हजार साल पहले कौन मिले थे, इतने करोड़ों साल पहले कौन मिले थे? डायनासोर, ठीक है। अब ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वास्तव में मिले। हमें कैसे पता लगा? हमें उनके क्या मिले? जीवाश्म मिले, उनके मृत भाग मिले, उनकी हड्डियां मिली, ठीक है। यानी वो भाग जिनका अपघटन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो क्या थे? कठोर थे। तो आपसे क्वेश्चन अगर नीट में पूछ लिया जाए, जंतुओं के शरीर का कौन सा भाग है जिसका जीवाश्म सबसे ज्यादा मिलेगा, तो जरा सोचिए, वो भाग होएगा जो सबसे ज्यादा कठोर होएगा। तो कौन होएगा? हमारे दांत होंगे, क्योंकि दांतों में कौन मिल रहा है? इनेमल। तो अब क्वेश्चन पलटा मैंने, जरा सोच समझ के मुझे बताएं, पादपों के, वर्ड देखना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा? पादपों में सबसे ज्यादा जीवाश्म जो मिलते हैं, सबसे ज्यादा जीवाश्म जो मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं सूक्ष्म जीवाश्म। अब कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें, सूक्ष्म जीवाश्म का मतलब, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? छोटा ना। अब छोटी चीज क्या होएगी? सोचिए, पादपों के अंदर छोटी चीज क्या होती है भैया? ये होती है कौन भैया मेरे भाई? कौन? परागकण। यानी सबसे ज्यादा पादपों के जो जीवाश्म मिलते हैं वो कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं। सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं। कौन होते हैं? परागकण। क्योंकि उनके बाहर मिल रहा था क्या? सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलिन, जिसका अपघटन करना इतना आसान नहीं था। तो वो जीवाश्म बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। तो क्या ये पूरी कहानी, ये पूरी संरचना, ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई है, क्या बालक समझ में आई है? क्लियर है? पिन बिल्कुल एकदम समझ में आ गया? अंदर घुस गया या नहीं घुस गया? समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं बेटा जी।
आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको संरचना दिखा देता हूं किसकी, परागकण की, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हां भैया परागकण ऐसे दिखते हैं। चलिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वैसे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आपको सुनने भी हैं तो आप डाउटनट ऐप पर जाकर जो लेक्चर चल रहे हैं उनको वापस से सुन भी सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए इसको मैं हटा देता हूं और लेकर आ रहा हूं आपके सामने। ये होता है क्या भैया, हमारा परागकण। ठीक है, जिसमें बाहर क्या मिल रहा है, बाह्य चोल, फिर उसके अंदर कौन मिल रहा है, अंत्य चोल। अब जरा देखिए, कहीं ना कहीं बाह्य चोल कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पर अनुपस्थित है या नहीं है। जहां पर अनुपस्थित है उस जगह को हमने बोला है क्या भैया, जनन छिद्र। समझ में आ गया। अंदर कौन है, कायिक कोशिका बड़ी सी, और दो कौन है, छोटी छोटी क्या है, जनन कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो परागकण जो था, सोचना इस डायग्राम को देखिए जरा। इस डायग्राम में ये जो संरचना है बेटा जी, दिस संरचना, ये संरचना क्या है, परागकण है। आप बोलेंगे ये परागकण है तो ये कौन है, ये भी परागकण है। अब जरा सोचिए, इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या आपको अपरिपक्व और परिपक्व परागकण में कुछ अंतर बताया था। अपरिपक्व परागकण ये वाला है जिसमें बाह्य चोल नहीं है। ठीक है, और धीरे 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 इसके ऊपर एकत्रित किया जा रहा है क्या, स्पोरोपोलिनिन और यूबिस कण, जिससे परिपक्वन हो जाएगा, बाह्य चोल बन जाएगा, अंत्य चोल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका परिपक्व कौन बेटा जी, परागकण। क्लियर है। तो ये हमने पूरी संरचना देख ली है परागकण की। अब आप मुझे बताएं, क्या परागकण हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्या? क्या हमें परागकण से आहार मिलता है क्या? सोचिए, क्या परागकणों में पोषणीय पदार्थ मिलते हैं क्या? तो याद रखना, हां जी, परागकणों में पोषणीय पदार्थ मिलते हैं। और आज की डेट में देखिए, इंडिया में तो थोड़ा कम, विदेशों में क्या होते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं। ठीक है, कैप्सूल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्या होता है उनके अंदर? उनके अंदर भैया बहुत सारा खाद्य, स्वास्थ्य वर्धक खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है किसका, परागकणों का। ठीक है, इनकी क्या बनाई जाती है भैया, इनके कैप्सूल बनाए जाते हैं, इनकी टैबलेट बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन परागकणों में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज्यादा पोषणीय पदार्थ मिलते हैं। जैसे कौन मिल रहा है भैया, प्रोटीन मिलते हैं भैया, मिनरल्स मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं। और ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बोर्ड में पूछा गया है, याद रखना ये क्वेश्चन, क्या परागकण आहार के रूप में मिलते हैं या नहीं मिलते? तो याद रखना, परागकण आहार के रूप में लिए जाते हैं। ज्यादातर कौन लेते हैं बेटा जी, खिलाड़ी। अब खिलाड़ी क्यों लेंगे? क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा कैसे मिलती है? भोजन ग्रहण करने से। क्या लेने से? क्या खाद्य पदार्थ लेने से। अब जरा सोचिए, क्या ये खाद्य पदार्थ है या नहीं है? बिल्कुल, ये खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन भी मिल रहे हैं और आपके मिनरल्स भी मिल रहे हैं और प्रोटीन भी मिल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, हमारी संरचना जो है, हमारा शरीर जो है, मेरी शारीरिकी जो है, आपकी शारीरिकी जो है, वो किससे बनी हुई है? जरा सोचिए। देखिए, तीन मुख्य चीजें होती है अपने जीवन में, याद रखना, खाद्य पदार्थ। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होती है वसा। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम तीनों चीजें खाते हैं। हम रोटी खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम पालक या हरी सब्जियां खाते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। दालें खाते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। वसा हमारे तेल में होती है। ठीक है, अब जरा सोचिए, मैंने रोटी सब्जी ली, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, सब्जी से प्रोटीन मिल गया, और उस रोटी के ऊपर घी लगा दिया तो मेरे अंदर वसा भी चली गई। यानी मैंने हष्ट पुष्ट तरीके से क्या ले लिया, अपना खाद्य पदार्थ ले लिया। अब इन तीनों चीजों में से मुझे ऊर्जा किससे मिलेगी? देखिए, ऊर्जा मुझे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। एकदम से अगर मुझे ऊर्जा चाहिए तो मैं किससे लूंगा, कार्बोहाइड्रेट से। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है शरीर में तो उस टाइम फिर किससे मिलती है, वसा से। ठीक है, तो हमारे अंदर वसा जाकर इकट्ठी हो जाती है, नहीं होती है? देखा होगा आपने, बड़े 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 से पेट निकलते रहते हैं, उनके अंदर क्या इकट्ठी हुई पड़ी है, वसा इकट्ठी हुई पड़ी है। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होएगा तो वसा का उपयोग किया जाएगा, और जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो हमारे शरीर में किसका उपयोग किया जाएगा, प्रोटीन का। तो अब आप मुझे बताएं, सोच के, सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए अगर मुझे आवश्यकता है, सबसे पहले ऊर्जा के लिए आवश्यकता है, तो मैं क्या लूंगा, कार्बोहाइड्रेट लूंगा। ठीक है, उसके बाद वसा, और फिर उसके बाद क्या ले रहा हूं, प्रोटीन। लेकिन किंतु परंतु मैं छोटे से जब बड़ा हो रहा था तो ये जो मेरी आकारिकी है,
ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरी मांसपेशियां हैं, बाल हैं, स्किन है, त्वचा है, ये सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं किससे? प्रोटीन से। यानी प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा देने का मुख्य कार्य कर रहा है या हमारी संरचना बना रहा है? सोचिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? हमारी क्या बनाना? संरचना बनाना है, भूलना मत, ठीक है? तो अगर मुझे वृद्धि करनी है, मुझे बड़ा होना है, तो मुझे कौन सा खाना ज्यादा खाना चाहिए? प्रोटीन युक्त ज्यादा खाना चाहिए। ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, ठीक है? मतलब प्रोटीन भी हो, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, लेकिन प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए आहार में। क्यों? क्योंकि संरचनात्मक इकाई होती है हमारे शरीर की या किसी भी शरीर की, कौन? प्रोटीन, ठीक है बेटा? तो जरा सोचिए, क्या परागकणों से प्रोटीन मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है, बहुत बढ़िया मात्रा में मिल रहा है। तो क्या परागकण एक आहार के रूप में लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे? बिल्कुल लिए जाएंगे, ठीक है? अब आप मुझे बताएं, परागकण की ये उपयोगिता पढ़ लिया, क्या परागकण हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं है? अब मैक्सिमम बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने खेत देखे होंगे। खेत देखे ना? अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खेत देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं, भैया देख कर आइएगा खेत, सीधी सी बात है। देखिए, मैं खेतों में जब गया था एक बार, जब मैं छोटा था, आप भी कभी ना कभी गए होंगे, जब फसल कट रही थी उस टाइम पर मेरे को बड़ी जोर से छींकें आई थी। अब आप जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब फसल कट रही हो उस टाइम पर, मतलब फसल जो है पूरी तरीके से बनी हुई है, हमें उसकी क्या करनी है? छटाई करनी है, कटाई करनी है। उस टाइम पे आप उस जगह पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मुंह के ऊपर क्या रखना पड़ेगा? रुमाल रखना पड़ेगा या कुछ मुंह को कवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब फसल की कटाई होती है तो उसमें जो पुष्प होते हैं वहां से निकलते हैं परागकण, और वो परागकण आपकी नाक से या मुख से तो कम, किससे? नाक से होते हुए हमारे श्वसन तंत्र में चले जाते हैं या श्वसन मार्ग में चले जाते हैं, और इस श्वसन मार्ग जो हमारे अंदर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे अस्थमा, नाम सुना है ना बेटा? कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आपने मूवी में भी देखा होगा, कई लोग फिस 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 इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, फिस फिस ऐसे करते हैं, वो लेते हैं, जिससे उनको फिर सांस वापस से लेने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, फिर से वो आसानी से सांस ले सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के बात जो आ रही थी वो ये कि अगर परागकण की उपयोगिता है तो परागकण की कुछ हानि भी है। और क्या है वो? परागकण से उत्पन्न होती है क्या? एलर्जी। परागकण क्या उत्पन्न करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे दमा यानी अस्थमा, श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकाइटिस। ये वर्ड याद रखना, कौन? श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, ठीक है? अब कौन से पादप होते हैं? अच्छा, अब आप कई पूछेंगे, सर ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ठीक है, अब याद करिए, 11th क्लास में आपने श्वसन तंत्र अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जाकर एक बार देखना। अगर नहीं समझ में आए तो अभी तो आप 12th में है ना, 11th का टॉपिक देखेंगे हम कभी बीच में, अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो कवर करा दूंगा। अभी सिर्फ इतना से याद करिए, ये हमारी नाक से अंदर जो छेद जो है उसमें खाली जगह मिल रही है, कौन? नासागुहा। वो अंदर जा रही है, किसमें? हमारे श्वसन मार्ग में, होते हुए वो कंठ में जाएगी, कंठ से होते हुए वो हमारे श्वास नलिका में जाएगी, और फिर वो श्वास नलिका हमारे फेफड़ों में जाकर खुलती है। जिन नलिकाओं में जाकर खुलती है श्वास नलिका, उन्हें हम बोलते हैं श्वसनिका या श्वसनी, ठीक है? अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, परागकण गया, नाक से होता हुआ अंदर गया, किसमें? फेफड़ों के अंदर जो जाल मिल रहा है, नलिकाओं का जाल मिल रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं? श्वसनी। वहां जाकर उन श्वसनी, उन नलिकाओं की जो दीवार है उनको टकराएंगे, उनसे टकराएंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इस रोग को हमने क्या बोला है? ब्रोंकाइटिस यानी श्वसनी शोथ बोला है, ठीक है? जबकि अस्थमा में क्या होता है? सीधा सीधा याद रखना, अस्थमा में जो हमारी श्वास नलिका है वो सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, या ये श्वसनी जो है वो सिकुड़ जाती है, जिससे गैस जो है, ऑक्सीजनेटेड गैस जो है वो हमारे कहां तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है? फुफ्फुस तक यानी फेफड़ों तक, ठीक है? तो ये दो रोग जो हैं, कौन से बेटा जी? श्वसनी शोथ, दमा, और एलर्जियां जो होती हैं, छींकें एकदम से छूटती हैं, ये किसके कारण हो रहा है भैया? परागकण के कारण हो रहा है। समझ में आ गया? अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर कौन से पादप है जिनके परागकण ये करते हैं, ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं? तो नाम जरा ध्यान से सुनना, डूब घास,
जो सामान्य घास होती है, जो आपके घरों में, जो आपके बाहर गार्डन होता है उसमें जो घास लगाई जाती है, कौन सी होती है? डूब घास होती है, साइनोडॉन डेक्टिलॉन। इसका जो वैज्ञानिक नाम है कौन बच्चों? साइनोडॉन डेक्टिलॉन। देवदार का पेड़ तो आप सभी ने देखा है, नहीं देखा? सभी ने, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने देख रखा है किसका? देवदार का पेड़, ठीक है। और यूकलिप्टस ये भी जरूर देखा होगा। सफेदे का पेड़ देखा है? जब रोड के किनारे जाते हैं तो बड़े बड़े से लंबे लंबे से पेड़ होते हैं जिनके तने जो होते हैं सफेद रंग के होते हैं। इन्हीं पादपों से क्या बनाए जाते हैं भैया? पेपर बनाया जाता है। क्या? पेपर। किनसे? लिप्टस बोल देते हैं, या वैसे इनको क्या बोलते हैं? यूकलिप्टस। और आखिरी में है क्या? पार्थेनियम। मेरे नाम से कृपा करके ये नाम जरूर याद रख लेना। कौन? मेरा नाम है पार्थ, और उससे नाम याद रख लेना कौन? पार्थेनियम। ये कौन होती है? गाजर घास। और ये हमारी एनसीईआरटी में स्पेशली ध्यान से सुनना, हमारी एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है क्या? पार्थेनियम वो पादप है जिससे क्या उत्पन्न होती है भैया? एलर्जी उत्पन्न होती है। भूलना मत इस चीज को, ठीक है। तो ये बेटा जी हमने पूरा खत्म किया है क्या? नर जनन तंत्र किसमें? पादपों में। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जल्दी से याद दिला देता हूं। हमने नर जनन तंत्र पुंकेसर देखा जिसमें परागकोश देखा, नीचे पूतंतु देखा। परागकोश की 2 पालियां देखी, प्रत्येक पाली को काटा तो देखा एक पाली में 2 किनारे थे, 2 कोष्ठ थे, यानी 2 पालियों में 4 कोष्ठ हो गए हैं। ये हमने बात कर ली थी। प्रत्येक कोष्ठ को हमने लघु बीजाणुधानी बोला था। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 स्तरों से कवर थी। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्य स्तर, फिर टैपिटम। और उसके अंदर कौन मिल रही थी? लघु बीजाणु जनक उत्तक मिल रहा था, जिसमें कुछ कोशिकाएं थी जिनका नाम था लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिन्होंने अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाए? लघु बीजाणु, जो एक चतुष्क के रूप में मिल रहे थे, जिनके बाहर कैलोज स्तर थी। उस कैलोज स्तर को हटाने का काम किसने किया था? टैपिटम्स द्वारा स्त्रावित कौन सा एंजाइम? कैलेज ने, ठीक है। फिर जब वो टैपिटम ने हटा दिया कैलेज स्त्रावित करके, तो ये मुक्त हो गए कौन? लघु बीजाणु। फिर इनके अंदर कहीं ना कहीं जो अंदर केंद्रक था वो विभाजित करता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, कायिक केंद्रक जनन केंद्रक। फिर 2 कोशिकाएं बनती है, कायिक कोशिका जनन कोशिका। फिर वो जनन कोशिका फिर से विभाजन करके 2 जनन कोशिकाएं बना देती है, तो 3 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। ये था अपरिपक्व परागकण। फिर इस अपरिपक्व परागकण के ऊपर वापस से टैपिटम ने एक स्तर का निर्माण किया, कौन सी? बाह्य चोल यानी एक्साइन, जिस पर क्या मिल रहा था? स्पोरोपोलिन और यूबिस कण यानी लिपिड, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद 2 सिंपल सी चीजें हमने पढ़ी कि भैया परागकण जो है वो पोषण के रूप में भी उपयोग में लिए जाते हैं और परागकणों से एलर्जी भी होती है। ये हमारा खत्म हुआ है क्या? नर जनन तंत्र। आइए जल्दी से देखते हैं बेटा जी क्या? मादा जनन तंत्र, ठीक है। अब देखिएगा, मादा जनन तंत्र जो है वो पढ़ने से पहले एक काम करता हूं मैं, आपको पहले तो एक चीज बता देता हूं। क्या बेटा जी? होमवर्क ना, होमवर्क आपने होमवर्क करना है भैया। ये देखिए, ये जरूरी काम है। मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना क्या, कि आप भी अपना काम टाइम टू टाइम मुझे बताएं, ठीक है। तो भैया आपने होमवर्क करके दिखाना है। मैं अगर ऊर्जा खर्च कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, तो आपको भी तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, हाथ से लिखना पड़ेगा, पेन से लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, फोटो खींच के भेजनी पड़ेगी। क्वेश्चंस जो हैं वो ये है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं भैया होमवर्क में। पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु चतुष्क क्या है? ठीक है बेटा जी, लघु बीजाणु चतुष्क क्या है? देखिए ये क्विज नहीं है, ये होमवर्क है, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे से अब स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। पहले तो क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, लघु बीजाणु चतुष्क क्या है? पहला क्वेश्चन आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, पराग कण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ये भी आज मैंने आपको बता दिया कि पराग कण के बाह्य चोल में कौन मिल रहा है, बताया ना। आखिरी एक, पराग कण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन किए। ये भैया वो क्वेश्चन है जो मैंने बड़ी मेहनत करके पिछले सालों में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी बोर्ड जिनमें भी आए हैं वहां से एकत्रित करके यहां पर रखे हैं, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन कौन से अध्याय में कैसे कैसे आते हैं बेटा,
ठीक है। तो लघु बीजाणु चतुष्क क्या है ये आपको बताना है। परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ मिल रहा है ये आपको लिखकर बताना है। और आखिरी एक इसका डायग्राम बनाना है। एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा बेटा उसका अच्छा सा। ठीक है, अब जो चीज मैं कह रहा था कि अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं भी लिया है तो बेटा जी आपकी जो डाउटनट की जो ऐप जो है, ठीक है, वहां पर आपको एक नीचे, वहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरी शक्ल आ रही होगी वहां पर आपको दिख रहा होगा कि आज ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा गो टू कोर्स पेज, वहां पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर कहीं किनारे पर वहीं पर ही आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा क्या, होमवर्क दिख जाएगा। वहीं पर क्या, होमवर्क जो ये दिख रहा है ये वहां पर भी दिख जाएगा। साथ ही साथ आपने ये वीडियो जो है अगर देखनी है तो देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार अपने आप खुद लिख कर ट्राई करें। जब आप लिख लेंगे फिर आप ये वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो ये होमवर्क आपने आज ही करना है, रात को सोने से पहले करना है। ऐसा नहीं है कि कल उठकर करेंगे, नहीं भैया, काल करे सो आज कर। ठीक है, चलिए हम जो पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे एक बार मैं आपको बता देता हूं। हम बात करने वाले थे किसकी बेटा जी, यहां पर जायांग की। जायांग यानी मादा जनन तंत्र की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, मादा जनन तंत्र की, जिसमें जल्दी से मैं बता देता हूं जायांग जो है वो किससे बने हुए हैं बेटा जी, स्त्री केसर से, या अंडप बोलते हैं स्त्री केसर को, या गुरु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं बेटा जी, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसमें यह है वर्तिकाग्र, यह है वर्तिका, और बालक ये है कौन, अंडाशय। कौन है बेटा जी, अंडाशय। ये अंडाशय के अंदर कौन मिलते हैं, बीजांड मिलते हैं। कौन मिलते हैं भैया, बीजांड मिलते हैं। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएं सोच समझ के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीन चीजें मिलकर किसका निर्माण कर रही है भैया, स्त्री केसर का। तो स्त्री केसर किससे बना हुआ है, तीन चीजों से। कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से। क्या इतनी सी सामान्य सी सिंपल सी चीज समझ में आ गई है। तो चले आगे। अब आगे हम चलेंगे कल, ठीक है, कितने बजे, 8 बजे। लेकिन जाने से पहले भैया जो मेन मुद्दा है वो यही तो है ना, कि क्या समझ में नहीं आया। तो जल्दी से फटाफट अपने डाउट्स बताएं, जो आज पढ़ाया था उसमें कौन सी चीज है बेटा। बालक और बालिकाओं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, 12th के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों, जल्दी से फटाफट बताओ मुझे कौन सी चीज आज आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, फटाफट बताएं बेटा। मैं कोशिश करूंगा कि जो मुख्य जो डाउट होंगे, मेन जो डाउट होंगे, इंपॉर्टेंट डाउट होंगे, जिनका कोई लॉजिक होएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा वो सारे बताने की, जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आया, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं बेटा। अभी अभी मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, याद करिए। कोई किसका, परागकण का डायग्राम दिखाया था ना, उससे देखिएगा बन जाएगा। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अच्छा है। पॉलन ग्रेन यानी परागकण क्या अनावृत बीजी में होते हैं, हां जी होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसने भी पूछा है वेरी गुड बेटा जी। अनावृत, ये चैप्टर कौन सा है, आवृत बीजी। अनावृत बीजी में पॉलन ग्रेन होते हैं यानी परागकण होते हैं। लेकिन यहां के परागकण में और वहां के परागकण में जरा सोच के मुझे बताइए क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको। सोच के बताओ बेटा, सोच के मुझे बताओ, इन दोनों परागकणों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है झट से समझ जाएगा। क्या ये है, किसका परागकण है, ये है आवृत बीजी का।
और ये है किसका? अनावृत बीजी का। अब जिसने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो बेटा जी आप। आवृत बीजी में जरा सोचिए, ये कौन सी कोशिका है? कायिक। अनावृत बीजी में भी कौन सी है? कायिक। दोनों में ये तो चीज समान मिल गई, लेकिन अंतर किस चीज का आया बालक? ये है कौन? जनन कोशिका। जरा सोचिए, आवृत बीजी में कितनी जनन कोशिकाएं? 2। और कल ही मैंने आपको बताया था, यही जनन कोशिका क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। तो अब आप जरा सोचिए, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, जल्दी से सोचिए, अनावृत बीजी में जो परागकण हैं उसमें कितने नर युग्मक मिलेंगे? 1 के 2? 1। ठीक है, जबकि आवृत बीजियों में परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 2। चल, एक सेकेंड। ठीक है, नीचे करें एक बार और। ओके, हड्डी नहीं है। नहीं बेटा, ये जिसने क्वेश्चन पूछा कि सर इनेमल बोन में भी होता है, नहीं बेटा जी, इनेमल बोन में नहीं होता है, इनेमल दांतों में होता है, बोन में नहीं होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं जल्दी से एक बार फटाफट, ताकि आप ये पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या? रुकिएगा, ध्यान से सुन लीजिए बेटा जी, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन था? आपने बोला सर इनेमल है। आप तो बोलेंगे सर हमारी हड्डियां होती हैं सबसे कठोर, तो बहुत हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है। याद रखना, कठोरता जो होती है वो किस पर आधारित होती है? याद रखना, किस पर आधारित होती है? याद रखना, भूलना मत। कौन से? अकार्बनिक पदार्थों पर। अब अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होती है, जैसे आपके लवण हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं? आपके अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो जितना ज्यादा अकार्बनिक पदार्थ होएगा उतनी ही ज्यादा क्या होएगी? कठोरता होएगी। तो याद रखना, इनेमल जो होता है, ये पहले एम्स में क्वेश्चन पूछा जाता था इस तरीके से, इनेमल जो होता है बच्चा, याद रखना, उसमें 97% क्या मिलता है? अकार्बनिक पदार्थ मिलता है। ठीक है, जबकि हमारी जो बोन होती है, यानी हमारी जो अस्थि होती है, उसमें लगभग 62% क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब जिसको ये चीज समझ में आ गई अच्छी बात है, जिसको नहीं आया सिर्फ इतना सा सुनना। कौन? कार्बोहाइड्रेट, नाम सुना है ना, उसमें होता है कार्बन। प्रोटीन, उसमें होता है कार्बन। विटामिन, उसमें होता है कार्बन। वसा, उसमें होता है कार्बन। न्यूक्लिक अम्ल, उसमें होता है कार्बन। ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ, जिनका क्या होता है? अपघटन। जिसका अपघटन नहीं होएगा वो कौन होंगे? ज्यादातर कौन से होंगे? अकार्बनिक पदार्थ। जिसमें अकार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होंगे उसमें कठोरता भी बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं हड्डी में और इनेमल में, अगर मैं देखूं तो अकार्बनिक पदार्थ किस में ज्यादा मिल रहा है? इनेमल में, यानी इनेमल सबसे ज्यादा क्या है? कठोर पदार्थ है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, तो ये हमारे मैक्सिमम। ओके, एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सर पुमंग के कितने भाग होते हैं? सर प्लीज बता दीजिए। लो बेटा, ऐसा कोई वो नहीं है, जो मेरे को जितना जल्दी दिखाई देगा डाउट, जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो हाँ इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर बताऊंगा। ठीक है, पुमंग जो होते हैं उसके कितने भाग होते हैं? देखिएगा बेटा, पुमंग जो होते हैं उसके बहुत सारे भाग नहीं होते हैं। पुमंग एक समूह का नाम है। ठीक है, हमने देखिएगा एक बार, मैं जल्दी से आपको फटाफट पहली हमारी स्लाइड पे ले आता हूं जल्दी से। हमारी पहली स्लाइड थी ये वाली बेटा जी। ठीक है, इस स्लाइड में जरा जल्दी से देखिए, ये कौन था? हमारा परागकोश था, और ये कौन था? पूतंतु था। ठीक है, ये हमारा परागकोश है बेटा, और ये कौन है? तंतु है। ठीक है, इस परागकोश और इस तंतु को, परागकोश और तंतु को मिलाकर हमने बोला था पुंकेसर। क्या नाम दिया था बच्चों? पुंकेसर।
ठीक है। अब एक बच्चे ने ये भी लिखा सर हिंदी के साथ साथ ना इंग्लिश में लिख दिया करो। बेटा इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, वैसे मैं पूरा इंग्लिश में लिख देता हूं, लेकिन कई बार फ्लो में वो वर्ड रह जाता है, तो याद दिला दिया करें। चलिए, पराग कोश को हम बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, एंथर। पुतंतु को बोलते हैं फिलामेंट। पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमन। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एक परागकोश, एक तंतु मिलकर एक पुंकेसर बना रहा है ना। अब इस फूल में बेटा कितने पुंकेसर मिल रहे हैं? एक पुंकेसर मिल रहा है या कई सारे पुंकेसर मिल रहे हैं? बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? पुंकेसर। तो पुंकेसर का जो समूह बन रहा है, उस समूह को बोला जाता है पुमंग। ठीक है। तो पुमंग के भाग नहीं है, पुमंग जो है वो एक समूह का नाम है जो बहुत सारे किससे बना होता है? पुंकेसर से। पुंकेसर के भाग होते हैं क्या? परागकोश और तंतु। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये थी बेटा जी आज की क्लास। ठीक है। आई होप ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पर बड़े अच्छे से पढ़ाई होती है, आराम से तसल्ली से आप लोग पढ़ते हैं। कल इसी टाइम पर मिलेंगे। और भैया मेरे को होमवर्क चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, होमवर्क होना बहुत जरूरी है। ठीक है। होमवर्क करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है। तो कल इसी टाइम पर 8 बजे मिलेंगे जीव विज्ञान में। आगे बात करेंगे किसकी? मादा जनन तंत्र की, यानी किसकी? जायांग की। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए। चलिए, गुड नाइट बच्चों।